नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। मैं हूं प्रियंका संभव। टैक्स कैसे बचे और उसे बचाने में कोई गलती ना हो, ये हम सभी की उधेड़-बुन रहती है और आपके इस टेंशन को कम करने के लिए हमारे टैक्स एक्सपर्ट्स टैक्स के हर पहलू को समझाते हैं ताकि आप भर सके अपना सही टैक्स। तो देश के चुनिंदा टैक्स एक्सपर्ट्स टैक्स गुरु में टैक्स कैलकुलेशन से लेकर टैक्स के कठिन नियमों को आसान बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और आज उसमें मेरा साथ देंगे अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं हमारे टैक्स गुरु, हमारे टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल जी। मुकेश भाई नमस्ते। बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास आपके लिए, लेकिन किन खास टॉपिक्स पर हम फोकस करेंगे सबसे पहले ये बताते हैं। हम बनाने वाले हैं आपको स्मार्ट टैक्स पेयर। जी हाँ, एलटीसीजी टैक्स को कैसे आप स्मार्टली बचाइए, एक टिप आपको देने वाले हैं मुकेश जी। जानेंगे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर होने वाले खर्चों पर कैसे ले सकते हैं टैक्स छूट, और परिवार के किसी सदस्य को अगर आप सैलरी अदा कर रहे हैं तो इस पर टैक्स की देनदारी कैसे बैठती है, ये सब समझने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं मुकेश जी के एक स्पेशल टिप के साथ। और मुकेश जी ये टिप लेकर आए उन सभी के लिए जो एलटीसीजी टैक्स के दायरे में बैठते हैं। तो मुकेश जी बताइए ये स्मार्ट टिप जो बचाएगा टैक्स। बिल्कुल प्रियंका जी, ये हमारा जो 18-19 फाइनेंशियल ईयर है, इसी साल से ये टिप को ये शुरू होना ये है, इसलिए क्योंकि पहली बार एलटीसीजी पर जो शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से हमें अराइज हो रहा है उस पर 10% टैक्स का प्रावधान ये 18-19 से लगा है। अब हमें ख्याल में रखने वाली बात यह है कि ये जो टैक्स है इसके साथ एक एग्जम्पशन भी जुड़ा है 1 लाख रुपये तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। अब कई बार ये होता है कि हमारा साल पूरा हो जाए, हम ये गेन बिल्कुल करें ही नहीं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अभी ये प्राइस जो है हमारे शेयर की जिसे हमें बेचना चाहते हैं वो शायद अगले साल इससे ऊपर आएगा, तो हम उस साल में बेचेंगे। भले आप उसको बेचना अगले साल में चाहें, पर आपको ये करना है कि आपकी 1 लाख की जो छूट है उसको आपको छूटने देना नहीं है। इसका मतलब ये कि मान लीजिए आपके जो शेयर्स है उसका जो गेन है वो 1 लाख तक इस साल में आप बुक कर लीजिए, साथ साथ शेयर्स बेचने के साथ उसको खरीद भी लीजिए, ताकि आपको जो मकसद है कि इसको आप फ्यूचर में बेच के ज़्यादा गेन करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ये 1 लाख की छूट का उपयोग करने के कारण आपकी जो प्राइस है वो ऊपर चली गई, उसके कारण अगले साल में जो आपको टैक्स भरना होता उसका 10% ऑफ 1 लाख माना 10,000 आपका क्लियर कट बचता है। और इसी के साथ जैसे हमने आगे भी इसके बारे में डिस्कशन किया था, ये छूटना नहीं चाहिए कि 31 मार्च पहले अगर कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का आपका कैपिटल लॉस है तो वो लॉस को भी आप प्रिजर्व करके उसको सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के दायरे में उसका प्लानिंग करें। चलिए, तो बचत के गुरु मंत्र के साथ शुरुआत करते हैं शो की। अपने दर्शकों के सवालों को अब जोड़ेंगे। अर्जुन शर्मा जी गुड़गांव से जुड़े जी, कैसे मदद करें आपकी, पूछिए अपना सवाल। मैडम, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे प्रश्न को शामिल करने के लिए जी। मैं एक प्लॉट हुडा ने 1986 में मुझे अलॉट किया था और उस पर 2007 दिसंबर 2007 में मैंने कंस्ट्रक्शन की और मुझे कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2007 में मिल गया। अभी मैंने वैल्यूअर से उसकी वैल्यू कराई है एज ऑन दिसंबर 2007, वो 80 लाख के करीब उसने निकाली है इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ द लैंड। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इसको आज बेचता हूँ, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी? बिल्कुल शर्मा जी, आपको ध्यान में ये रखना है कि आपका जो प्लॉट है वो आपने 2001 के पहले खरीदा हुआ था। क्यों? आपको 2001 की जो 1 अप्रैल की फेयर मार्केट वैल्यू है वही लेनी होगी। आप जब कंप्लीशन पर आपने जो वैल्यूएशन लिया है वो वैल्यूएशन नहीं चलेगा। इनफैक्ट 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू लेने के बाद जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 2007 में हुई है उसको आपको जोड़ना होगा, और ये दोनों को जोड़ने के बाद जो प्राइस आएगी वही आपकी बेस प्राइस लेके आपको 2018-19 की
जो इंडेक्स कॉस्ट बनती है वो निकाल के आपको अपने टैक्स की गिनती करनी पड़ेगी। और अब गाजियाबाद से वीके सेठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर सिटीजन है सेठी साहब। नमस्ते सेठी जी, कैसे मदद करें आपकी? हाँ जी मैडम, मेरा एक सवाल है कि मेरे पास बिल्डर फ्लैट है नोएडा में, तो हमने उसको 14,000 रुपीज में रेंट पे दे रखा है, तो उसमें से 4,000 रुपए बिल्डर को पेबल है एज टुवर्ड प्रोवाइडिंग कॉमन मेंटेनेंस सर्विसेज सच एज लिफ्ट, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी इनकम, रेंटल इनकम 14,000 ट्रीट होगी या 10,000 ट्रीट होगी? सेठी जी, आपकी रेंटल इनकम 14,000 गिनी जाएगी। उसमें ज़रूर आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन कहते हैं हम, 30% ऑफ योर रेंटल इनकम, वो आपको मिलेगी, क्योंकि ये जो आप खर्च कर रहे हैं वो आपको अलग से नहीं दिया जाता। ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% आ जाता है, उसमें आपने भले खर्च किया हो, कम किया हो या ज़्यादा किया हो, वो आपको 30% आपको डिडक्ट होता है। इसलिए भले आपके हाथ में 10,000 आता है, पर आपको 14,000 और उसमें से 30% लेस करके जो अमाउंट रहता है उसके हिसाब से टैक्स की गिनती करनी होगी। और अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अजय कुमार जैन जी का ये सवाल हमारे पास आया है। अजय जी नौकरी पेशा हैं और उनकी पत्नी अपनी सेविंग्स को शेयर मार्केट में निवेश करती हैं। पिछले साल इन्होंने ITR फाइल किया था। जानना चाह रहे हैं कि अगर कोई रिश्तेदार या ये खुद पत्नी को 50,000 तक का कोई गिफ्ट देते हैं तो इनकी टैक्स देनदारी क्या होगी, और पूछ रहे हैं कि ये इनकी आय में क्लब होगा क्या, क्योंकि पत्नी को अगर गिफ्ट देंगे तो उस केस में। बिल्कुल, अब इनको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, यहाँ 2 डिफरेंट प्रोविजंस उसको ख्याल में रखना है प्रियंका जी। एक तो सेक्शन 56(2)(10) है, जब आपको रिलेटिव से कोई गिफ्ट मिलती है, अगर वो रिलेटिव जो सेक्शन के दायरे में जो डेफिनेशन में आते हैं उनके पास से गिफ्ट मिलती है, तो वो भले 50,000 से ऊपर भी हो, उस पर वो गिफ्ट को टैक्सेबल इनकम नहीं माना जाता। अगर वो कोई रिश्तेदार या दोस्त हो जो उसके दायरे में नहीं आता है, तो 50,000 के अंदर जो आपको अमाउंट मिलता है वो टैक्सेबल इनकम नहीं गिना जाता। अब अगर वो खुद अपनी बीवी को देते हैं कुछ गिफ्ट, तो उस पर टैक्सेबल इनकम का कोई सवाल नहीं है, लेकिन जो गिफ्टेड अमाउंट है, वो गिफ्टेड अमाउंट पर जो उनको इनकम मिलेगी वो सेक्शन 64 के तहत जो क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस हैं प्रियंका जी, उसके तहत वो इनकम को क्लबिंग के पर्पस से लक्ष्य में लिया जाएगा। तो ये उनको ध्यान में रखना है कि उनको अगर बीवी को कुछ देना है तो इट वुड बी बेटर कि वो लोन दे। अगर कोई रिश्तेदार से लेना है और उस पर उसको गिफ्ट तरीके से लेना है तो 56(2)(10) के प्रोविजंस के दायरे में वो ज़रूर ले सकते हैं। अगला सवाल पूछने के लिए दिल्ली से जुड़ रहे हैं कपिल प्रूथी। नमस्ते कपिल, कैसे मदद करें आपकी? नमस्ते मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने लास्ट ईयर बैंक स्विच किया था और वहाँ मैंने कुछ अपना सैलरी अमाउंट पे किया था जो कि अनसर्व्ड नोटिस पीरियड का। तो इस ईयर का जो मैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा, क्या मैं उसमें से ग्रॉस टोटल इनकम में से वो अमाउंट में डिडक्ट कर सकता हूँ क्या ITR फाइल करने के लिए? बिल्कुल कपिल जी, मेरी आपको सलाह ये है कि आप ज़रूर से ये डिडक्शन ले सकेंगे। हालांकि अभी तक ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट था, लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि अहमदाबाद की इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल ने कुछ अरसे पहले ही एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन दिया। ये केस का नाम है श्री नंदिन्हो रिबेलो। तो इस केस में ऐसा ही एक सिचुएशन था कि वो उन्होंने चेंज करने पर वो नोटिस पे की जो रिकवरी हुई तो उन्होंने अपना डिडक्शन मांगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ने वो नहीं दिया, और जब मैटर ट्राइब्यूनल तक गई, ट्राइब्यूनल ने ये कहा कि जो सैलरी टैक्स पेयर को मिली ही नहीं है क्योंकि वो उनके रूल्स के हिसाब से वो डिडक्ट की गई है, तो वो सैलरी को टैक्सेबल गिना नहीं जा सकता। इसलिए ये डिसीजन का आधार लेते हुए आप ज़रूर से अपना जो नोटिस पीरियड पे का रिकवरी हुआ है उसको डिडक्शन ले सकेंगे। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो समझने वाले हैं कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के खर्चों पर कैसे बचा सकते हैं आप टैक्स।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। मेरे साथ अहमदाबाद से हमारे टैक्स गुरु मुकेश पटेल बने हुए हैं आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। एक पंथ दो काज, यानी एक काम से हो जाएं दो फायदे। जी हाँ, ऐसा ही है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। एक तो आपके परिवार को ये कवर देता है और इस पर आप होने वाले खर्च पर टैक्स छूट भी ले सकते हैं और हमारा मुहावरा भी पूरा हो जाएगा। तो समझते हैं इसके फायदे। मुकेश जी बताइए, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैसे आपको डुअल फायदा दिलाता है? बिल्कुल प्रियंका जी, आपने ये जो क्वेश्चन रेज किया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम सब जानते हैं सेक्शन 80D को, जिसके तहत हमें मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का जो हम पेमेंट करते हैं, जो नॉन सीनियर सिटीजन के केस में 25,000 और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपया हमें डिडक्शन मिल सकता है। सीनियर सिटीजन के केस में अगर पॉलिसी नहीं है आपकी मेडिकल इंश्योरेंस की, तो आप 50,000 का मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए भी आप डिडक्शन ले सकते हैं। अब ये जो 25,000 और 50,000 के अमाउंट्स हैं, उसके अंदर 5,000 रुपये का एक बगल बच्चा समझ लीजिए वो इसमें समाविष्ट होता है। वो कई बार हम उसको नज़रअंदाज कर लेते हैं, वो बहुत ज़रूरी है ख्याल में रखने के लिए, और वो है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। यानी कि आप कोई भी अपना मेडिकल टेस्ट कराते हैं, एक्सरे समझ लीजिए, ब्लड, यूरिन, स्टूल, या कोई भी ऐसे टेस्ट जो होते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए, तो वो हेल्थ का जो टेस्ट है वो 5,000 रुपया आपको डिडक्शन मिल सकता है। अगर 5,000 से ज़्यादा आपका खर्च है तो आपको ये करना चाहिए कि आप अलग अलग एंटिटीज़ में उसको डिवाइड कर दें। HUF के केस में भी HUF के मेंबर्स के लिए आपको ये डिडक्शन मिल सकता है। और एक खास खूबी की बात यह है कि ये आपको चेक से भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये कैश से भी अगर आप करते हैं तो आपको डिडक्शन मिलता है। तो ये 5,000 रुपये वाला जो खास डिडक्शन है वो हम न छूटें, वो ध्यान रखने की बहुत ही आवश्यकता है। और अब आगरा से दिलजीत सहानी जुड़ रहे हैं और दिलजीत जी सीनियर सिटीजन हैं। नमस्ते दिलजीत जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, सवाल हमारा ये है कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ जी, और फाइनेंशियल इस साल से जो मेडिकल एक्सपेंडिचर का जो शुरू हुआ है उन लोगों के लिए जिनकी पॉलिसी नहीं है, तो हमारा जो मेडिकल एक्सपेंडिचर डे टू डे होता है, जो हम मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेते हैं डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, डिफरेंट डिजीज की, तो उसका जो डिडक्शन है 80D में, हमारा बेटा ऐसा खर्च करता है तो बेटा ले सकता है क्या? जी बिल्कुल 100% ले सकता है। बेटा अपने आप का खुद 30,000 का जो डिडक्शन है वो तो ज़रूर ले सकता है, और उसके साथ ये जो उसका अमाउंट आप 50,000 आपका पेमेंट करता है तो वो भी डिडक्शन अपना क्लेम कर सकता है। हालांकि 30,000 वो आगे था एक्सपेंडिचर, सीनियर सिटीजन के केस में उसको बढ़ा के 50,000 किया गया है। आपके बेटे के पर्सनल केस में वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 की लिमिट है, तो वो अपना 25,000 ले सकता है, और आपका 50,000 क्योंकि आपकी पॉलिसी नहीं है तो वो पूरा एक्सपेंडिचर वो पे करके उसका डिडक्शन ले सकता है, क्योंकि आप उनके पेरेंट हैं। दिल्ली से अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल AK भार्गव। कर्नल भार्गव बताइए कैसे मदद करें आपकी, क्या है आपका सवाल? नमस्कार प्रियंका जी, मेरा सवाल है, मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ और मुझे डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, और एज पर CBDT सर्कुलर बोथ सर्विस एलिमेंट एंड डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। इसके अलावा मुझे इनकम होती है इंटरेस्ट से और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसपे शेयर्स के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मेरे सवाल दो हैं। पहला कि क्या मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन एप्लीकेबल होगा, क्योंकि मैं ये जो अपनी पेंशन है वो मैं एग्जम्प्ट शेड्यूल EI में दिखाता हूँ ITR में। और दूसरा सवाल कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, क्या ये कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है? बिल्कुल।
भार्गव साहब, आपके दो सवाल जो हैं, अब ऑब्वियसली जब आप अपनी पेंशन की इनकम को बिल्कुल सही तरीके से एग्जम्प्ट इनकम के कैटेगरी में दिखाते हैं तो आपकी कोई टैक्सेबल इनकम रहती ही नहीं है। तो अगर आपकी कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है अंडर द हेड सैलरी या पेंशन, तो उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलने का कोई सवाल खड़ा नहीं हो सकता। माना आप स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं, आपको उससे कोई नुकसान भी नहीं है क्योंकि आप पूरी आपकी पेंशन को एग्जम्प्ट और सही तरीके से क्लेम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, आपने जो बताया कि आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ, तो वो लॉस को आप ज़रूर से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एक्चुअली ये लॉस आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी अगर उसी साल में सेट ऑफ नहीं होता है तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और ये कैरी फॉरवर्ड 8 साल तक आपको फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा तो कर्नल भार्गव को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ लॉस जरूर वो सेट ऑफ कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो समझने वाले हैं कि अगर परिवार के किसी सदस्य को सैलरी दी जाए तो टैक्स की देनदारी इस पर बनती है या नहीं। आगे